Coaching 63950-46771. Class 11th Science. Physics 1.2 Explanation. भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। भौतिकी के कार्य क्षेत्र विस्तार के बारे में हमें कुछ बोध इसके विभिन्न उपविषयों को देखकर हो सकता है। मूल रूप से इसके दो रुचिकर प्रभाव क्षेत्र स्थूल तथा सूक्ष्म हैं। स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं, जबकि सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत परमाणुीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं आती हैं। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। इसमें यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी तथा ऊष्मागतिकी जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। यांत्रिकी विषय न्यूटन की गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है तथा इसका संबंध कणों, दृढ़ एवं विरूपणशील पिंडों तथा कणों के व्यापक निकायों की गति अथवा संतुलन से होता है। जेट के रूप में निष्कासित गैसों द्वारा रॉकेट नोदन, जल तरंगों का संचरण, वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण तथा किसी बोझ के अधीन झुकी छड़ की साम्यावस्था यांत्रिकी से संबंधित समस्याएं हैं। वैद्युत गतिकी आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबद्ध वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं हैं। इनके मूल नियमों को कूलॉम, ऑस्टेड तथा फैराडे ने प्रतिपादित किया तथा इन नियमों की मैक्सवेल ने अपने समीकरणों के समुच्चय द्वारा की। धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति किसी विद्युत परिपथ की प्रत्यावर्ती वोल्टा सिग्नल से अनुक्रिया, किसी एंटेना की कार्यप्रणाली, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि वैद्युत गतिकी की समस्याएं हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। दूरबीन, दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, पतली झिल्ली के रंग आदि प्रकाशिकी के उपविषय हैं। यांत्रिकी की तुलना में ऊष्मागतिकी के अंतर्गत वस्तुओं की समग्र गति पर विचार नहीं किया जाता, अपितु यह स्थूल संतुलन के निकायों पर विचार करती है तथा इसका संबंध बाह्य कार्य तथा ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप, एंट्रोपी आदि में अंतर से होता है। ऊष्मा इंजन तथा प्रशीतक की दक्षता, किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया की दिशा आदि ऊष्मागतिकी की रोचक समस्याएं हैं। भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत परमाणुओं तथा नाभिकों के स्तर के सूक्ष्मतम पैमाने पर और इससे भी निम्न लंबाई के पैमाने पर द्रव्य के संघटन एवं संरचना तथा इनकी विभिन्न अन्वेषियों जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटन तथा अन्य मूल कणों से अन्योन्य क्रियाओं पर विचार किया जाता है। चिरसम्मत भौतिकी इस प्रभाव क्षेत्र से व्यवहार करने में सक्षम नहीं है तथा हाल ही में क्वांटम सिद्धांत को ही सूक्ष्म परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए उचित ढांचा माना गया है। व्यापक रूप में भौतिकी का प्रासाद सुंदर एवं भव्य है और जैसे जैसे आप इस विषय में आगे बढ़ेंगे इसका महत्व अधिकाधिक होता जाएगा। अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र वास्तव में विस्तृत है। यह लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों के परिमाणों के विशाल परिसर का प्रतिपादन करती है। एक और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित परिघटनाओं का लंबाई के अति सूक्ष्म पैमाने 10 मीटर अथवा इससे भी कम पर अध्ययन किया जाता है तथा इसके विपरीत दूसरी ओर इसके अंतर्गत खगोलीय परिघटनाओं का अध्ययन मंदाकिनियों के विस्तारों अथवा संपूर्ण विश्व के पैमाने, जिसका विस्तार 10 मीटर कोटि का है, 26 पर किया जाता है। लंबाई के इन दो पैमानों में 10 अथवा और अधिक के गुणक का अंतर है। लंबाइयों के पैमाने के परिसर को प्रकाश की चाल से विभाजित करके समयों के पैमाने का परिसर 10 से 10 s प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार द्रव्यमानों का परिसर उदाहरण के लिए 100 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 10 किलोग्राम ज्ञात प्रेषित विश्व के द्रव्यमान तक है। पार्थिव परिघटनाएं इस परिसर के मध्य में कहीं होती हैं। भौतिकी कई प्रकार से उत्तेजक है। कुछ व्यक्ति इसके मूल सिद्धांतों के लालित्य तथा व्यापकता से इस तथ्य को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं कि भौतिकी की कुछ मूल संकल्पनाओं तथा नियमों द्वारा भौतिक राशियों के विशाल परिसर को प्रतिपादित करने वाली परिघटनाओं को व्याख्या की जा सकती है। कुछ अन्य के लिए प्रकृति के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए कल्पनाशील नवीन प्रयोग करने की चुनौती नियमों का सत्यापन अथवा निराकरण रोमांचकारी हो सकता है। अनुप्रयुक्त भौतिकी समान रूप से महत्वपूर्ण है।
भौतिक नियमों के अनुप्रयोग तथा स्वार्थ साधनों द्वारा उपयोगी युक्तियों का निर्माण करना भौतिकी का अत्यंत रोचक तथा उत्तेजनापूर्ण भाग है, जिसके लिए अत्यधिक प्रवीणता तथा सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। पिछली कुछ शताब्दियों में भौतिकी में हुई असाधारण प्रगति का क्या रहस्य है? विशाल प्रगति प्रायः हमारे मूल अवबोधन में परिवर्तनों से संलग्न होती है। पहले यह अनुभव किया गया कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए केवल गुणात्मक सोच होना, यद्यपि निसंदेह यह महत्वपूर्ण है, पर्याप्त नहीं है। भौतिकी, जिसमें प्राकृतिक नियमों को सुस्पष्ट गणितीय समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, में वैज्ञानिक विकास के लिए मात्रात्मक मापन प्रमुख होना चाहिए। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह परिकल्पनाएं, अभिग्रहित तथा निदर्श किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिकी तथा गणित सब कुछ सत्यापित किया जा सकता है। समस्त भौतिकी गणित भी कल्पनाओं अभिधारणाओं पर आधारित है, फिर प्रत्येक को भांति भांति से परिकल्पना अथवा अभिग्रहित निदर्श कहकर पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एक अभिधारणा अथवा परिकल्पना है, जिसे उन्होंने अपनी प्रवीणता द्वारा प्रस्तावित किया था। उनसे पहले सूर्य के परितः ग्रहों की गति, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, लोल को पृथ्वी की ओर गिरते पिंडों आदि के संबंध में बहुत से प्रेक्षण, प्रयोग तथा आंकड़े उपलब्ध थे। इनमें प्रत्येक के लिए पृथक स्पष्टीकरण आवश्यक था, जो कि कमोवेश गुणात्मक था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का जो कुछ कहना है वह यह है कि यदि हम यह कल्पना करें कि इस विश्व के कोई दो पिंड एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं जो इन दोनों पिपदों के व्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम इन सभी प्रेक्षणों की व्याख्या केवल एक ही प्रयास में कर सकते हैं। यह केवल इन परिघटनाओं की ही व्याख्या नहीं करता, वरन यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के भविष्य कथन की हमें अनुमति प्रदान करता है। कोई परिकल्पना एक ऐसा अनुमान होता है जिसे उसकी सत्यता की कल्पना के बिना लगाया जाता है। किसी से भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को प्रमाणित करने के लिए कहना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसे प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा जांचा और सिद्ध किया जा सकता है। कोई अभिग्रहित एक स्वयं सिद्ध सत्य होता है, जबकि कोई निदर्श प्रेक्षित परिघटना की व्याख्या के लिए प्रस्तावित एक सिद्धांत होता है। परंतु आपको इस स्तर पर इन शब्दों के उपयोग में अर्थभेद करने के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, आप अगले वर्ष हाइड्रोजन परमाणु के बोर निदर्श के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें बोर ने यह कल्पना की थी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ नियमों अभिग्रहित का पालन करते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उनके पास विस्तृत मात्रा में स्पेक्ट्रमी आंकड़े उपलब्ध थे, जिनकी कोई अन्य सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सका था। अतः बोर ने कहा था कि यदि हम यह कल्पना कर लें कि कोई परमाणु इस ढंग से व्यवहार करता है, तो हम तत्काल ही इन सभी घटनाओं को व्याख्या कर सकते हैं। आइंस्टीन का आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत भी दो अभिग्रहित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को चाल को स्थिरता तथा सभी जड़त्वीय निर्देशवत्रों में भौतिक नियमों का वैध होना पर आधारित है। हमारे लिए किसी से यह कहना बुद्धिमानी नहीं होगी कि वह प्रमाणित करे कि निर्वात में प्रकाश की चाल नियत होती है, स्रोत अथवा प्रेक्षक पर निर्भर नहीं करती। गणित में भी हमें हर कदम पर अभिग्रहितों तथा परिकल्पनाओं की आवश्यकता होती है। यूक्लिड का यह प्रकथन कि समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती एक परिकल्पना है। इसका यह अर्थ है कि यदि हम प्रकथन को अपनाएं, तो हम समांतर रेखाओं के बहुत से गुणों तथा इनसे बनी दो अथवा तीन विमाओं की आकृतियों को व्याख्या कर सकते हैं। परंतु यदि आप इसे नहीं अपनाते, तो आप एक भिन्न अभिग्रहित का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और एक नवीन ज्यामिति प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि वास्तव में पिछली कुछ शताब्दियों तथा दशकों में घटित हुआ है। थी कि भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक हैं, समान नियमों को व्यापक रूप से विभिन्न प्रसंगों में लागू किया जा सकता है। अंत में सन्निकटन की योजना अत्यंत सफल सिद्ध हुई। दैनिक जीवन की अधिकांश प्रेक्षित परिघटनाएं मूल नियमों की जटिल अभिव्यक्ति ही होती हैं। वैज्ञानिकों ने किसी परिघटना की सारभूत विशेषताओं के सार निकालने के महत्व की पहचान उस परिघटना के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पहलुओं से की सकते हैं।
परिघटना की सभी जटिलताओं को एक साथ एक ही बार में स्पष्ट कर पाना व्यवहारिक नहीं है। एक अच्छी युक्ति वही है कि पहले किसी परिघटना के परमावश्यक लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करके उसके मूल सिद्धांतों को खोजा जाए और फिर संशोधियों को सन्निविष्ट करके उस परिघटना के सिद्धांतों को और अधिक परिशुद्ध बनाया जाए। उदाहरण के लिए, किसी पत्थर तथा पंख को समान ऊंचाई से एक साथ गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर नहीं गिरते। इसका कारण यह है कि परिघटना के आवश्यक पहलू अर्थात गुरुत्व बल के अधीन मुक्त पतन को वायु के प्रतिरोध की उपस्थिति ने जटिल बना दिया है। गुरुत्व बल के अधीन मुक्त पतन का नियम प्राप्त करने के लिए यह श्रेयस्कर है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए जिसमें वायु प्रतिरोध उपेक्षणीय हो, और ऐसा किया भी जा सकता है। उदाहरण के लिए, पत्थर तथा पंख को किसी निर्वातित लंबी नली में एक साथ गिरने दिया जाए। इस प्रकरण में दोनों पिंड पत्थर तथा पंख लगभग एक साथ गिरेंगे, जिससे हमें यह मूल नियम प्राप्त होगा कि गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार प्राप्त नियम से हम पुनः पंख प्रकरण पर जा सकते हैं, वायु प्रतिरोध के कारण संशुद्धि सन्निविष्ट कर सकते हैं, सुप्रचलित सिद्धांत में संशोधन कर सकते हैं तथा गुरुत्व बल के अधीन पृथ्वी पर गिरते पिंडों के लिए अधिक यथार्थिक सिद्धांत बनाने का प्रयास कर सकते हैं।